हाँ जी, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का फिर से वेलकम है इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीके बाई मयंक सर। दोस्तों, हम लोग यहाँ पर आज नया टॉपिक करने जा रहे हैं और हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा पृथ्वीराज चौहान तृतीय। ठीक है, तो बिना समय को खराब किए हम हमारे टॉपिक पे आते हैं। पृथ्वीराज चौहान के बारे में अगर बात की जाए तो पृथ्वीराज चौहान चौहानों की अजमेर शाखा का अंतिम शासक था। 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी के द्वारा पराजित हो जाता है और इस तरह से अजमेर के ऊपर चौहानों का जो शासन है वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो पहले हम पृथ्वीराज चौहान के बारे में कुछ फैक्चुअल बातें कर लेते हैं। ठीक है, फैक्ट्स। अब ये जो फैक्ट्स हैं ये डायरेक्ट एक एक लाइन वाले इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि पृथ्वीराज चौहान के पिता की बात की जाए तो इसके पिता है सोमेश्वर चौहान। ठीक है, माता कर्पूरी देवी, कर्पूरी देवी, और ये कलचुरी राजकुमारी थी, कलचुरी राजकुमारी। दिल्ली के शासक थे अनंतपाल तोमर, उनकी ये पुत्री थी। ठीक है, और अगर बात की जाए पृथ्वीराज चौहान की तो पृथ्वीराज चौहान की पत्नी, पृथ्वीराज चौहान की दो पत्नियों का जिक्र आता है। पहली पत्नी है इक्चिन देवी, इक्चिन देवी, या एक नाम इक्छन देवी भी मिलता है। ठीक है, ये आबू के जय परमार की बेटी थी, आबू के जय परमार की बेटी थी। ठीक है, और अगर बात की जाए तो इसकी दूसरी पत्नी थी संयोगिता, संयोगिता कन्नौज के शासक जयचंद्र गहड़वाल की पत्नी थी, की पुत्री थी। ठीक है, तो संयोगिता किसकी पुत्री है? जयचंद्र गहड़वाल, कन्नौज का शासक है, उसकी ये पुत्री है। ठीक है, और अगर देखो पृथ्वीराज चौहान के बारे में बात की जाए तो पृथ्वीराज चौहान का जन्म, पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1166 में हुआ है और अनहिल पाटन, अनहिल पाटन, अनहिल पाटन पड़ता है गुजरात में, तो इसका जन्म गुजरात में हुआ है। ठीक है, राज्याभिषेक यानी कि ये शासक कब बना तो इसका राज्याभिषेक 1177 में हुआ है। ठीक है, 11 वर्ष की आयु में, 11 वर्ष की आयु में। ठीक है, देखो ये अपनी माता के संरक्षण में शासक बना था, क्योंकि 11 साल का बालक था, इसको इतना ज्यादा नॉलेज नहीं था, तो इसकी जो संरक्षिका थी, इसकी जो संरक्षिका थी वो इसकी माता थी, जिनका नाम था कर्पूरी देवी। ठीक है, और याद रख लेना कि 1178 में इसने स्वतंत्र शासन करना शुरू कर दिया। पृथ्वीराज चौहान के अगर घोड़े की बात की जाए तो पृथ्वीराज चौहान का जो घोड़ा है उसका नाम आपको मिलता है नाट्य रंभा, नाट्य रंभा। नाचने में ये बहुत ज्यादा एक्सपर्ट था, नृत्य करता था, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? नाट्य रंभा। ठीक है, और अगर बात की जाए तो पृथ्वीराज चौहान का पुत्र, पृथ्वीराज चौहान का पुत्र है गोविंद राज। ठीक है, भाई, इसका भाई है हरिराज, बहन, बहन है इसकी पृथ्वी बाई, पृथ्वी बाई। और इस पृथ्वी बाई का जो विवाह है वो हुआ है मेवाड़ शासक, मेवाड़ शासक सामंत सिंह के साथ। ठीक है, तो जो मेवाड़ का शासक सामंत सिंह था, कई जगह समर सिंह भी इसका नाम आपको देखने को मिलता है, तो सामंत सिंह जो है वो पृथ्वीराज चौहान का बहनोई है। तराइन के युद्ध में ये हिस्सा लेगा पृथ्वीराज चौहान की तरफ से और वीर गति को उसमें प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये मेन मेन बातें देखो हो गई पृथ्वीराज चौहान के बारे में। और अगर आपको ध्यान रखना है, पृथ्वीराज चौहान का प्रधानमंत्री, पृथ्वीराज चौहान का जो प्रधानमंत्री है उसका नाम आपको केमास या कदमवास देखने को मिलता है, और ये नागौर दुर्ग का निर्माता है, नागौर दुर्ग का निर्माता है। ठीक है, और अगर बात की जाए पृथ्वीराज चौहान की प्रारंभिक सेनापति की, पृथ्वीराज चौहान का जो प्रारंभिक सेनापति था उसका नाम आपको भुवन
या भुवनमल देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सब मेन बातें हो गई, फैक्चुअल बातें, जहां से एक एक लाइन वाले प्रश्न डायरेक्ट पूछे जाते हैं, पृथ्वीराज चौहान के बारे में हो गई। अब हम बात करेंगे पृथ्वीराज चौहान के समकालीन शासक। जब पृथ्वीराज चौहान शासक बना 1177 में, तो उसके समकालीन शासकों की क्या स्थिति थी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे पृथ्वीराज चौहान के समकालीन शासक। देखो, ये राजस्थान है। राजस्थान की आकृति कैसी है, पतंगाकार आकृति है। ठीक है, तो ये जो सबसे ऊपर का एरिया है, ये एरिया, ये है पंजाब। यहां पर रहते थे भंडानक। ठीक है, और ये जो भंडानक है, ये पंजाब के सतलज प्रदेश के निवासी थे। भंडानक धीरे 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 बढ़ते हुए अलवर भरतपुर तक आ पहुंचे थे। ठीक है, और ये राजस्थान का बीचों बीच का हिस्सा है, द हार्ट ऑफ द राजस्थान, अजमेर। और अजमेर का शासक है पृथ्वीराज थर्ड। ठीक है, पंजाब के नीचे अगर बात की जाए तो हरियाणा, हरियाणा का शासक था नागार्जुन तथा अपरकांतक। ये कौन थे, तो ये पृथ्वीराज चौहान के भाई थे, चचेरे भाई थे। ठीक है, और अगर बात की जाए तो थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहां पर पड़ता है एमपी। ठीक है, एमपी और यूपी की सीमा पर एक राज्य पड़ता है जिसका नाम है महोबा, और यहां का शासक था परमादि देव, परमादि देव चंदेल। ठीक है, और अगर देखो बात की जाए पृथ्वीराज चौहान की, तो पृथ्वीराज चौहान के इस नीचे वाले एरिया में आते हैं, यहां पर पड़ता है आबू सिरोही। ठीक है, सिरोही का शासक था जय परमार। जय परमार की जो पुत्री है, जय परमार की पुत्री से इसने विवाह कर लिया था। ठीक है, तो ये इससे जय परमार से इसके रिश्ते पृथ्वीराज चौहान के अच्छे थे। ठीक है, महोबा के बाद अगर बात की जाए कन्नौज, तो कन्नौज का जो शासक था वो था जयचंद्र गहड़वाल। ठीक है, जयचंद्र गहड़वाल। कन्नौज पड़ता है यूपी में। ठीक है, इधर अगर आए हम तो यहां पड़ता है गुजरात, और गुजरात का जो शासक था वो था भीमदेव। भीमदेव या इसे मूलराज सेकंड भी कहा जाता है, मूलराज सेकंड। ठीक है, और ये जो ऊपर का एरिया है ये पड़ता है पाकिस्तान, और पाकिस्तान के पीछे का जो एरिया है वो है अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान को उस समय कहा जाता था गौर प्रदेश, गौर प्रदेश कहा जाता था, या इसको गजनी कहा जाता था। ठीक है, आमिर खान वाला गजनी नहीं, अफगानिस्तान को गजनी कहा जाता था। तो यहां का जो शासक था वो था मोहम्मद गौरी। ठीक है, सुपुख्तगीन भी इसका नाम आपको देखने को मिलता है, और वैसे मोहम्मद गौरी इसका नाम था। ठीक है, तो ये स्थिति हो गई जब पृथ्वीराज चौहान शासक बना उस दौरान की, यानी कि ये 1177 की स्थिति है। ठीक है, 1177 में पृथ्वीराज चौहान 11 वर्ष की आयु में शासक बना, और जस्ट अगले साल मतलब एक साल बाद 1178 में उसने स्वतंत्र शासन करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो स्वतंत्र शासन जब उसने करना शुरू किया तो सबसे पहला युद्ध उसने अपने जीवन का लड़ा 1178 में। ठीक है, तो 1178 में उसने प्रथम युद्ध लड़ा, और वो लड़ा नागार्जुन और अपरकांतक के विरुद्ध, और इस युद्ध को कहा जाता है गुरपुर या गुड़गांव का युद्ध। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वीराज चौहान के जीवन का प्रथम युद्ध कौन सा था, तो 1178 में लड़ा गया गुरपुर या गुड़गांव का युद्ध इसके जीवन का प्रथम युद्ध था।
इस युद्ध में इसने नागार्जुन और अपरकांतक को पराजित किया था। तो इस युद्ध का विजेता कौन रहा? पृथ्वीराज थर्ड रहा। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात की जाए तो पृथ्वीराज चौहान ने अगला अभियान 1182 में किया और ये भंडानको के विरुद्ध किया। भंडानको ने देखो पृथ्वीराज चौहान को अल्प वयस शासक समझा, छोटा बच्चा है, ये क्या कर लेगा, तो ये सोचकर भंडानको ने विद्रोह कर दिया था। तो इस विद्रोह का दमन पृथ्वीराज चौहान ने 1182 में किया। भंडानको को अलवर भरतपुर से खदेड़ते खदेड़ते सतलुज नदी के उस पार तक छोड़ के आए थे ये लोग। ठीक है, तो 1182 में इसने क्या किया? भंडानको का दमन किया। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात की जाए तो 1182 में ही इसने तुमुल या महोबा का युद्ध लड़ा। तुमुल या महोबा का युद्ध लड़ा। कब लड़ा है? 1182 में। तो देखो पहला तो ये रहा, दूसरा इसका ये रहा, तीसरा युद्ध तुमुल या महोबा का युद्ध। तुमुल या महोबा का युद्ध लड़ा गया है परमादिदेव चंदेल के विरुद्ध। ठीक है, परमादिदेव जो था ये महोबा का शासक था। एक बार पृथ्वीराज चौहान की सेना के कुछ सैनिक मालवा की तरफ कोई अभियान में गए थे। जब वो अभियान से वापस लौट रहे थे तो परमादिदेव ने पृथ्वीराज चौहान के मतलब 80-90 सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया और बाद में उनको मार डाला। इससे पृथ्वीराज चौहान जो था वो नाराज हो गया और उसने 1182 में परमादिदेव चंदेल के ऊपर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध का नाम है तुमुल या महोबा का युद्ध। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको याद रखना। ठीक है, इस युद्ध में परमादिदेव की तरफ से इसके दो सेनापति भी इस युद्ध में शामिल हुए थे, जिनका नाम था आल्हा और उदल। ठीक है, आल्हा और उदल जो थे ये बहुत ही ज्यादा वीर व्यक्ति थे। ठीक है, और आल्हा को सप्त चिरंजीवी में गिना जाता है। सप्त चिरंजीवी मतलब कि बहुत लंबी आयु जीने वाले। जैसे अश्वत्थामा को चिरंजीवी माना गया है, परशुराम को चिरंजीवी माना गया है, उसी तरह आला को भी चिरंजीवी माना गया है। ठीक है, लेकिन इस युद्ध में आला की मृत्यु हो जाती है। आला और उदल दोनों मारे जाते हैं, परमादिदेव भी मारे जाते हैं और इस युद्ध में जो विजेता बनता है वो पृथ्वीराज चौहान बनता है। तो इस तरह से महोबा वाले परमादिदेव का भी ये काम तमाम कर देता है। अब देखो आते हैं 4th नंबर पे हम जयचंद्र गहड़वाल। जयचंद्र गहड़वाल जो है ये पृथ्वीराज चौहान का रिश्तेदार है और ये भी दिल्ली का शासक बनना चाहता है। ठीक है, लेकिन दिल्ली जो है वो पृथ्वीराज चौहान के अंडर में रहती है, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान का जो नाना थे, इसके पृथ्वीराज चौहान की माता कपूरी देवी कलचुरी वंश की थी और इसके नाना जो थे वो दिल्ली के शासक थे और उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली उपहार में दी थी। तो दिल्ली का जो शासक था वो पृथ्वीराज चौहान था। जयचंद्र भी दिल्ली का शासक बनना चाहता था, इसीलिए वो पृथ्वीराज चौहान से जलता था, चिढ़ता था। ठीक है, दिल्ली में ही जयचंद्र गहड़वाल की भी रिश्तेदारी थी। तो दिल्ली में ही पृथ्वीराज चौहान और जयचंद्र गहड़वाल की पुत्री है जिसका नाम है संयोगिता। इनकी मुलाकात हुई, दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग हो जाता है। ठीक है, जयचंद्र गहड़वाल को इस बात का पता चलता है। जयचंद्र गहड़वाल पृथ्वीराज चौहान से बहुत ही ज्यादा नफरत करता था, इसीलिए जयचंद्र गहड़वाल संयोगिता को वापस से कन्नौज ले आता है और कन्नौज लाकर संयोगिता का स्वयंवर आयोजित करता है। ठीक है, देखो स्वयंवर में जो माला डाली जाती है उसे जयमाला नहीं कहते, उसे सरस्वती माला कहा जाता है। ठीक है, तो संयोगिता के हाथ में सरस्वती माला पकड़ा दी जाती है और आसपास के जितने भी शासक हैं सबको आमंत्रित किया जाता है कि भाई आप लोग सज धज के आना और मेरी पुत्री को जो भी पसंद आएगा उसके गले में वो सरस्वती माला डाल देगी। तो जितने भी शासक थे सबको निमंत्रण भेजा गया, लेकिन इसमें एक शासक था जो संयोगिता के स्वयंवर में नहीं आया। वो शासक कौन था? पृथ्वीराज चौहान, क्योंकि जयचंद्र गहड़वाल ने पृथ्वीराज चौहान को निमंत्रण ही नहीं दिया। ठीक है, जयचंद्र गहड़वाल ने पृथ्वीराज चौहान को अपमानित करने के लिए पृथ्वीराज चौहान का एक दरबारी के वेश में पुतला बनाकर दरबान के रूप में एकदम
मुख्य गेट पर खड़ा कर दिया। ठीक है, तो संयोगिता को बोला कि भाई जाओ, आपको जो भी शासक पसंद हो उसके गले में जाकर आप वरमाला डाल दो। संयोगिता गई, एक एक राजा के पास घूमकर आकर वापस अपने पिता के पास आकर खड़ी हो गई कि पिताजी मुझे तो इनमें से कोई पसंद नहीं आया। तो जयचंद्र गढ़वाल कहता है बेटी ट्राई अगेन। तो संयोगिता फिर जाती है, फिर से जाकर सारे राजाओं के सामने जाती है, राउंड काट कर आती है, फिर इसको कोई पसंद नहीं आता। तो फिर पिता को कहती है कि पिताजी मुझे तो अभी कोई पसंद नहीं आया। तो जयचंद्र गढ़वाल कहता है बेटी ट्राई अगेन। अब की बार संयोगिता जो है वो परेशान हो जाती है, और संयोगिता परेशान होकर जो द्वारपाल के रूप में पृथ्वीराज चौहान की जो मूर्ति है उसी मूर्ति के गले में जयमाल डाल देती है। ये बात जब पृथ्वीराज थर्ड को पता चलती है तो पृथ्वीराज थर्ड सेना लेकर कन्नौज आ धमकता है और संयोगिता का हरण कर लेता है। हरण करके संयोगिता को ये अपने साथ में अजमेर ले आता है और अजमेर लाकर संयोगिता से गंधर्व विवाह कर लेता है। ठीक है, तो जयचंद्र गढ़वाल जो है वो पृथ्वीराज चौहान से और ज्यादा नाराज हो जाता है और जयचंद्र गढ़वाल ही मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करता है। तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है कि पृथ्वीराज चौहान पर मोहम्मद गोरी को आक्रमण करने के लिए कौन आमंत्रित कर रहा है, तो कन्नौज का शासक जयचंद्र गढ़वाल आमंत्रित कर रहा है। आबू का जो जय परमार है इसकी पुत्री थी इक्षण देवी। इक्षण देवी से पृथ्वीराज चौहान विवाह कर लेता है। ठीक है, देखो ये जो जय परमार है ये अपनी पुत्री का विवाह भीमदेव से करवाना चाहता है, लेकिन इक्षण देवी की इच्छा पृथ्वीराज चौहान से विवाह करने की होती है। तो इक्षण देवी पृथ्वीराज चौहान को एक पत्र लिखती है। पृथ्वीराज चौहान को पत्र मिलता है, पृथ्वीराज चौहान आता है आबू और जय परमार की पुत्री इक्षण देवी को उठाकर ले जाता है अजमेर और इसके साथ भी गंधर्व विवाह करता है। ठीक है, संयोगिता से भी गंधर्व विवाह कर रहा है और इक्षण देवी से भी गंधर्व विवाह कर रहा है। ठीक है, तो आबू से इसके रिश्ते ठीक ठाक है, इसका मतलब आबू से कोई इतनी ज्यादा दुश्मनी नहीं है। तो आप लोग देख रहे हो कि मतलब पृथ्वीराज चौहान है, इसने अपने अड़ोस पड़ोस के जितने भी शासक है सबसे अपने संबंध खराब कर रखे हैं। ठीक है, अब देखो गुजरात के शासक भीमदेव या मूलराज की बात की जाए तो पृथ्वीराज चौहान की भीमदेव या मूलराज से कभी नहीं बनी। उसके दो कारण थे। पहला कारण तो ये कि पृथ्वीराज चौहान का जो पिता था सोमेश्वर चौहान, सोमेश्वर चौहान की हत्या गुजरात के शासक भीमदेव के द्वारा ही कर दी जाती है। तो पृथ्वीराज चौहान ऐसे ही गुजरात पर खार खाया हुआ है। और दूसरा काम ये होता है कि भीमदेव इक्षण देवी से विवाह करने की इच्छा रखता है, लेकिन इक्षण देवी की इच्छा पृथ्वीराज चौहान से विवाह करने की होती है। ठीक है, तो इसके हाथ कुछ नहीं लगता। तो इसीलिए दूसरा रीजन ये हो जाएगा कि इक्षण देवी से विवाह। जब पृथ्वीराज चौहान इसका हरण करके ले जाता है तो भीमदेव और ज्यादा नाराज हो जाता है। ठीक है, तो गुजरात से भी इसकी पृथ्वीराज चौहान की कोई विशेष नहीं बन रही है। अब अगर बात की जाए मोहम्मद गोरी की, तो मोहम्मद गोरी जो है ये अफगानिस्तान का शासक है। अफगानिस्तान को उस समय में गौर प्रदेश या गजनी कहा जाता था। ठीक है, तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान दोनों की सीमाएं आपस में टकराने लगी और इसी टकरावट के बीच में इन दोनों के बीच में दो युद्ध होते हैं जिन्हें हम तराइन के युद्ध के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये सारी जो स्थिति है ये पृथ्वीराज चौहान के पड़ोसी शासकों की स्थिति है। अब हम बात करेंगे पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी की। ठीक है, मोहम्मद गोरी, देखो मोहम्मद गोरी की अगर बात की जाए तो ये कहां का शासक था, ये गजनी का शासक था। गजनी मतलब अफगानिस्तान का शासक था। मोहम्मद गोरी का भारत पर प्रथम आक्रमण, अगर आपसे पूछा जाए कि मोहम्मद गोरी का भारत पर प्रथम आक्रमण कब हुआ, तो वो हुआ है 1175 में और वो हुआ है मुल्तान। पहले तो भारत का हिस्सा था, पाकिस्तान में चला गया, तो
तो सबसे पहले जो हमला हुआ है मोहम्मद गोरी का वो 1175 में मुल्तान के ऊपर हुआ है, और यहां का जो शासक था उसका नाम था कामरथी। कामरथी को मोहम्मद गोरी ने पराजित किया और मुल्तान के ऊपर अधिकार कर लिया था। अगर आपसे पूछा जाए मोहम्मद गोरी की भारत में पहली पराजय, भारत में पहली पराजय मोहम्मद गोरी की, तो मोहम्मद गोरी की भारत में पहली पराजय 1878 में हुई है गुजरात के शासक भीमदेव के हाथों। भीमदेव या इसी को कहा जाता है मूलराज सेकंड, मूलराज सेकंड के हाथों गुजरात के युद्ध में इसकी हार हुई थी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में मोहम्मद गोरी की पहली पराजय, तो आप तराइन का प्रथम युद्ध नहीं बोलोगे, आप वहां पर क्या कहोगे, 1178 में गुजरात के युद्ध में इसकी मोहम्मद गोरी की पहली पराजय हुई थी। ठीक है। और अगर बात की जाए तो देखो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में जो युद्ध हुए उनको नाम दिया गया है तराइन का युद्ध। ठीक है। तो अब बात की जाए तराइन के युद्ध पे, तो डायरेक्ट हम आते हैं तराइन के युद्ध। तराइन का युद्ध 1191, ये तराइन का प्रथम युद्ध है। ठीक है। तराइन कहां पड़ता है, तो तराइन पड़ता है करनाल हरियाणा में। ठीक है। करनाल हरियाणा में तराइन का जो मैदान है वो स्थित है। अब देखो बात उठती है कि तराइन में युद्ध हुआ, इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है, कि तराइन में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में युद्ध हुआ, इस युद्ध की जानकारी हमें कहां मिलती है। तो आप जानकारी स्रोत भी ध्यान रखना, जानकारी स्रोत, तराइन युद्ध के जानकारी के स्रोत। तो जो पहला स्रोत है वो है तबकात उल नासिर, तबकात उल नासिर, और इसके जो राइटर है उनका नाम है मिनहाजुद्दीन सिराज। ठीक है। दूसरा आपको ध्यान रखना है ग्रंथ ताज उल मआसिर, ताज उल मआसिर, और इसके जो राइटर है वो है हसन निजामी, हसन निजामी। ठीक है। तो इन दो ग्रंथों को तो प्रमाणित माना गया है, इन दो ग्रंथों से हमें तराइन के युद्ध की असली जानकारी मिलती है, इन दोनों ग्रंथों को प्रमाणित माना गया है। इसके अलावा दो ग्रंथ और हैं, वो भी आपको ध्यान में रखना है। एक तो है पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो, और पृथ्वीराज रासो के जो राइटर हैं वो है चंद्र बरदाई। ठीक है। और दूसरा आपको याद रखना है ग्रंथ हमीर महाकाव्य, हमीर महाकाव्य, और इसके जो राइटर हैं वो है नयन चंद्र सूरी। इन दोनों ग्रंथों को प्रमाणित नहीं माना जाता है। ठीक है। क्योंकि पृथ्वीराज रासो में बताया गया 17 बार युद्ध हुआ मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, और हमीर महाकाव्य कहता है कि इन दोनों के बीच में 7 बार युद्ध हुआ था। तो इन दोनों को प्रमाणित नहीं माना जाता है। प्रमाणित ग्रंथ जो माना गया है वो माना गया है तबकात उल नासिर को, और जो ताज उल महासिर है, ताज उल महासिर, इन दो ग्रंथों को ही प्रमाणित माना गया है। तो ये हो गए इनके जानकारी के स्रोत। ठीक है। अब अगर हम बात करें कि भाई तराइन का युद्ध क्यों हुआ, इसका क्या कारण था, तो देखो इसका कारण ये था कि मोहम्मद गोरी का भटिंडा तक अधिकार हो गया था। ठीक है। मोहम्मद गोरी जो था इसका पंजाब के भटिंडा तक अधिकार हो गया था। ठीक है। और भटिंडा का उस वक्त नाम था तबर हिंद। तो भटिंडा जो था ये पृथ्वीराज चौहान के मोहम्मद गोरी के अंडर में था, और इस भटिंडा से जस्ट सीमाएं आकर लगती थी पृथ्वीराज चौहान की। पृथ्वीराज चौहान भटिंडा का गवर्नर है जिसका नाम है जियाउद्दीन, जियाउद्दीन। इस जियाउद्दीन को हमला करता है जियाउद्दीन के ऊपर, और जियाउद्दीन को मार पीट कर भटिंडा से ये भगा देता है। जियाउद्दीन भागकर चला जाता है मोहम्मद गोरी के पास,
और मोहम्मद गोरी को जाकर पूरी बात बताता है। तो मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करने के लिए आ डरता है और दोनों के बीच में तराइन का युद्ध हो जाता है। ठीक है, तो अब अपन बात कर लेते हैं तराइन के युद्ध की। तो इसका कारण क्या हो गया? इसका कारण हो गया कि पृथ्वीराज चौहान के द्वारा बठिंडा यानी कि तबर हिंद के गवर्नर जियाउद्दीन को निष्कासित करना। तो तराइन के प्रथम युद्ध का ये कारण हो गया। ठीक है, तो देखो अब अपन बात करते हैं तराइन। तराइन कहां पड़ता है? करनाल हरियाणा में पड़ता है। ज्यादातर युद्ध देखो हरियाणा में लड़े जाते थे क्योंकि मैदानी एरिया हरियाणा में पड़ता है, इसलिए ज्यादातर युद्ध हरियाणा में होते थे। अब तराइन के युद्ध की बात की जाए तो देखो एक तरफ तो कौन है? पृथ्वीराज, और दूसरी तरफ कौन है? मोहम्मद गोरी। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के जो सेनापति हैं वो दो हैं। नंबर 1 खांडे राव और नंबर 2 गोविंद पाल तोमर। गोविंद पाल तोमर ये कौन है? तो ये दिल्ली का कोतवाल है, दिल्ली का प्रशासक है। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान खुद तो अजमेर में रहता था, दिल्ली इसके अंडर में थी, तो दिल्ली संभालने के लिए कोई व्यक्ति चाहिए ना, तो दिल्ली कौन संभालता था? गोविंद पाल तोमर संभालता था। तो इसके पृथ्वीराज चौहान के सेनापति कौन हो गए? खांडे राव और गोविंद पाल तोमर। इधर से मोहम्मद गोरी आया अपनी सेना लेकर। दोनों के बीच में 1192 में जबरदस्त युद्ध हुआ और इस युद्ध में गोविंद पाल तोमर बर्छी का वार करता है और बर्छी का वार करके मोहम्मद गोरी को घायल कर देता है। मोहम्मद गोरी जब घायल होता है तो युद्ध भूमि से भागने लगता है। मोहम्मद गोरी के भागने के साथ में ही तुर्की सेना भी भागने लगती है। ठीक है, तो मोहम्मद गोरी भी युद्ध छोड़कर भाग रहा है और तुर्की सेना भी युद्ध छोड़कर भाग रही है। ठीक है, तो यहीं पर जो गोविंद पाल तोमर है ये पृथ्वीराज चौहान को कहता है ये जो भागती हुई तुर्क सेना है इसका पीछा करो और इनको मार डालो। लेकिन पृथ्वीराज चौहान भागती हुई तुर्की सेना का पीछा करने से मना कर देता है, इसको मोहम्मद गोरी को जीवन दान दे देता है। यही पृथ्वीराज चौहान की सबसे बड़ी भूल साबित होती है, क्योंकि जस्ट एक साल बाद 1192 में मोहम्मद गोरी वापस आएगा, तराइन का दूसरा युद्ध लड़ेगा और उसमें पृथ्वीराज चौहान पराजित हो जाएगा। ठीक है, तो पृथ्वीराज चौहान की सबसे बड़ी भूल क्या है? भागती हुई तुर्की सेना का पीछा न करना, ये इसकी सबसे बड़ी भूल है। देखो बहुत से इतिहासकार पृथ्वीराज चौहान को एक अच्छा शासक तो कहते हैं, नहीं एक अच्छा सेनापति तो कहते हैं, लेकिन एक अच्छा शासक नहीं कहते। वो कहते हैं कि इसमें एक सेनापति का गुण तो बहुत अच्छा था किंतु इसमें एक शासक का गुण नहीं था, क्योंकि ये दूरदर्शी नहीं था। ठीक है, तो भागती हुई इसने तुर्की सेना पर हमला नहीं किया। मोहम्मद गोरी भागा और भागकर कहां आ गया? वापस से अपने अफगानिस्तान में आ गया, गजनी में आ गया। अब देखो मोहम्मद गोरी ने कसम खाई कि जब तक वो पृथ्वीराज चौहान को हरा नहीं लेगा तब तक वो शांति से नहीं बैठेगा। इधर पृथ्वीराज चौहान जो है ये मोहम्मद गोरी को हराने के बाद एकदम आत्मविश्वास से भर जाता है, ये सोचता है कि अब मुझे कोई नहीं हरा सकता। तो पृथ्वीराज चौहान जो है वो भोग विलास में डूब जाता है। मोहम्मद गोरी देखो क्या कर रहा है, अपनी सेना को ट्रेंड कर रहा है, अपनी सेना को हर तरह का प्रशिक्षण दे रहा है, नए नए हथियार खरीद कर ला रहा है, जबकि पृथ्वीराज चौहान और उसके सैनिक कुछ नहीं कर रहे, सब आमोद प्रमोद में व्यस्त है। पृथ्वीराज चौहान को लगता है कि अब मुझे कोई भी पराजित नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसी क्रम में एक साल बीत जाता है। अब हम बात करते हैं द्वितीय युद्ध की। ठीक है, एक साल का समय बीत जाता है और मोहम्मद गोरी अपनी तैयारी पूरी रखता है, पृथ्वीराज चौहान यहां पर कोई भी तैयारी नहीं करता है। ठीक है, तो तराइन का दूसरा युद्ध होता है 1192 के अंदर। किस किस के बीच? तो सेम वही पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान के सेनापति इसमें हैं गोविंद पाल और नंबर 2 सामंत सिंह। सामंत सिंह, कई जगह इसका नाम समर सिंह भी मिलता है आपको। ये कौन है? तो मेवाड़ शासक है और पृथ्वीराज का बहनोई है।
पृथ्वीराज चौहान का ये बहनोई भी है। ठीक है, और इधर से मोहम्मद गोरी जो है वो 1,20,000 की सेना लेकर आता है। ठीक है, अब इसकी जो मोहम्मद गोरी की सेना है वेल ट्रेंड है, 1 साल तक इसने पूरी ट्रेनिंग दी है, नए नए हथियार खरीद कर दिए हैं, 1 साल तक इनको प्रशिक्षण दिया है। ठीक है, इधर पृथ्वीराज चौहान जो है, इसके सारे सैनिक, पृथ्वीराज चौहान सब आमोद प्रमोद में डूबे हुए थे। लेकिन जब मोहम्मद गोरी आता है तराइन का युद्ध लड़ने के लिए, तो पृथ्वीराज चौहान भी अपनी सेना लेकर पहुंच जाता है। ठीक है, तो दोनों की सेनाएं आमने सामने युद्ध में खड़ी है। ठीक है, तो लेकिन पृथ्वीराज चौहान का जो आत्मविश्वास है, उस आत्मविश्वास को देखकर मोहम्मद गोरी डर जाता है, और मोहम्मद गोरी जो है वो पृथ्वीराज चौहान के सामने एक चाल चलता है। मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान के पास में एक दूत भेजता है। इस दूत का आपको नाम याद रखना है, किवात उल मुल्क, या किवात उल मुतक भी इसका नाम आपको देखने को मिलता है। तो मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान से अधीनता मनवाने के लिए किस दूत को भेजता है, तो उस दूत का भी नाम आपको याद रखना है, किवात उल मुल्क को भेजता है। ठीक है, तो मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान के पास में दूत भेजता है, और दूत को भेजकर यह संदेश भिजवाता है कि मैं युद्ध करने के लिए नहीं आया हूं, मैं तो यहां पर संधि करने के लिए आया हूं। पृथ्वीराज चौहान कहता है कि भाई तू 1,20,000 सैनिक लेकर संधि करने आया है, अगर तेरे को संधि करनी थी तो मेरे को सीधा कह देता। तो खैर कोई बात नहीं, पृथ्वीराज चौहान ने भी मोहम्मद गोरी को मैसेज दिलवा दिया कि भाई अगर तेरे को संधि करनी है तो तू संधि कर ले, युद्ध लड़ना है तो युद्ध लड़ ले, हम उसके लिए भी तैयार हैं। तो मोहम्मद गोरी पुनः इसके पास संदेश भिजवाता है पृथ्वीराज चौहान के पास कि मेरा जो बड़ा भाई है वो गजनी में है, मैंने एक दूत गजनी भेजा हुआ है, और आगे क्या करना है वो मेरा बड़ा भाई बताएगा। जैसे ही मेरे बड़े भाई का संदेश आएगा तो मैं आपको संधि की शर्तें बताऊंगा। ठीक है, और इस काम में 2 दिन लगेंगे। तो राजपूती सेना जो है ये 2 दिन एकदम निश्चिंत हो जाती है कि भाई 2 दिन तो युद्ध होना ही नहीं है। तो राजपूत सैनिक जो है वो अपने अपने शिविरों में चले जाते हैं और आमोद प्रमोद में व्यस्त हो जाते हैं। ठीक है, अगले दिन सुबह सुबह 5 बजे के करीब, जब आधे सैनिक सो रहे थे, आधे सैनिक अपने नित्य क्रिया में लगे हुए थे, उसी वक्त अचानक से ही मोहम्मद गोरी की जो सेना है वो पृथ्वीराज चौहान के शिविर पर टूट पड़ती है और सोए हुए सैनिकों पर हमला कर देती है। ठीक है, और इस हमले में गोविंदपाल मारा जाता है, क्योंकि इसके सीने में भी भाला उतर जाता है। तो गोविंदपाल मारा जाता है। इसी युद्ध में समर सिंह या सामंत सिंह भी इसी दौरान मारा जाता है। किसी तरह बचते बचाते पृथ्वीराज चौहान अपने घोड़े नाटी रंबा पर सवार हो जाता है और यहां से तराइन से निकल भागता है, युद्ध भूमि से निकल जाता है। किंतु सिरसा हरियाणा में, सिरसा हरियाणा में एक स्थान है जिसका नाम है सरस्वती। सरस्वती नामक स्थान पर पृथ्वीराज चौहान को चारों तरफ से जो तुर्की सेना है, मोहम्मद गोरी की सेना है, वो घेर लेती है और इसे बंदी बनाकर मार डालती है। ठीक है, तो इस तरह से तराइन का जो दूसरा युद्ध है वो समाप्त हो जाता है। तराइन के दूसरे युद्ध में विजेता कौन बनता है, तो मोहम्मद गोरी बनता है। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान की पराजय हो जाती है और दिल्ली पर मुस्लिम सत्ता की स्थापना हो जाती है, जो आपको अगले 400 से 500 सालों तक देखने को मिलेगी। ठीक है, तो तराइन के युद्ध का क्या परिणाम हुआ, तो तराइन के युद्ध का यह परिणाम हुआ कि भारत में तुर्की सत्ता की स्थापना हो गई। ठीक है, अब देखो इस युद्ध के बाद में पृथ्वीराज चौहान का क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु कैसे हुई, इसके ऊपर विवाद है। ठीक है, इसके मृत्यु के ऊपर अलग अलग मत हैं, उन मतों को भी हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अगली हम बात करेंगे पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु से संबंधित मत। तो पृथ्वीराज की मृत्यु से संबंधित मत, इसमें देखो पहला मत आपको ध्यान में रखना है, वो रखना है मिन्हाजुद्दीन
सिराज का। ठीक है, इसकी पुस्तक का नाम है, पता ही आपको, तबकात उल नासिर। तबकात उल नासिर। ठीक है, तबकात उल नासिर में मिनाजुद्दीन सिराज कहता है कि पृथ्वीराज को सिरसा के पास बंदी बनाकर मार डाला गया। ठीक है, दूसरा आपको कथन ध्यान रखना है, दूसरा जो मत है पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु से संबंधित, वो मत है हसन निजामी का। हसन निजामी का, और हसन निजामी का जो ग्रंथ है उसका नाम है ताज उल महासिर। ताज उल महासिर। ताज उल महासिर में ये कहता है हसन निजामी कि पृथ्वीराज चौहान को पहले अधीनता मनवाई गई। ठीक है, फिर उसे अजमेर लाया गया, जहां पर कुछ समय तक उसने मोहम्मद गोरी के अधीन होकर शासन किया, लेकिन उसने फिर विद्रोह कर दिया, तो विद्रोह करने पर इसे मृत्युदंड दे दिया गया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है तीसरा मत। तीसरा मत जो है वो है चंद्रबरदाई का। चंद्रबरदाई का। चंद्रबरदाई का ग्रंथ है जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो में चंद्रबरदाई ये कहता है कि पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाया जाता है, उसकी आंखें फोड़ दी जाती है और उसे गजनी ले जाया जाता है, जहां पर शब्द वेदी बाण द्वारा पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी की हत्या कर देता है। ठीक है, देखो चंद्रबरदाई मोहम्मद गोरी को कहता है कि जो पृथ्वीराज चौहान है ये शब्द वेदी बाण जानता है, ये आवाज पे ही निशाना लगा सकता है। तो मोहम्मद गोरी कहता है कि भाई ये कैसे निशाना लगा लेगा, मैं तो इस बात को नहीं मानता हूं। तो पृथ्वीराज चौहान को एक धनुष बाण दे दिया जाता है और जो मोहम्मद गोरी है वो ऊपर चढ़कर एक मचान के ऊपर बैठ जाता है। ठीक है, और मोहम्मद गोरी जो है वो मचान पर जब बैठा रहता है तो चंद्रबरदाई मोहम्मद गोरी का पता बता देता है पृथ्वीराज चौहान को कविता के अंदर। चंद्रबरदाई कहता है कि 4 बांस 24 गज अंगुलश प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। ठीक है, तो मतलब सब इस कविता के अंदर ही वो बता देता है कि भैया 4 बांस और उसके ऊपर 24 गज, उसके ऊपर 8 अंगल, उसके ऊपर सुल्तान बैठा हुआ है, चौहान चूकना मत और मार दे निशाना। तो पृथ्वीराज चौहान शब्द वेदी बाण चलाता है और शब्द वेदी बाण चलाकर मोहम्मद गोरी की हत्या कर देता है। ठीक है, उसके बाद में चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान की हत्या करता है और स्वयं भी आत्महत्या कर लेता है। ठीक है, तो ये बात हो गई किसकी? चंद्रबरदाई के मत की। ठीक है, ये हमने सुना हुआ भी है, सब पता भी है। चौथा मत हमें ध्यान में रखना है विरुद्ध विध्वंस। विरुद्ध विध्वंस। विरुद्ध विध्वंस का मतलब होता है कि युद्ध में ही मृत्यु हो गई। ठीक है, कि पृथ्वीराज चौहान की युद्ध में मृत्यु हो गई। पांचवा मत आपको ध्यान में रखना है, वो रखना है पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय ग्रंथ है। पृथ्वीराज विजय ग्रंथ के अंदर यह कहा गया है कि पृथ्वीराज चौहान जो है इसे बंदी बनाया गया, बंदी बनाकर अजमेर लाया गया, अजमेर में गड्ढा खोदा गया और उस गड्ढे में इसे जिंदा ही दफना दिया गया। तो पांचवा मत पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु से संबंधित कौन सा हो गया? ये पृथ्वीराज विजय वाला हो गया। ठीक है, छठा मत आपको ध्यान रखना है पंडित गोपीनाथ शर्मा का। पंडित गोपीनाथ शर्मा का मत आपको ध्यान में रखना है। गोपीनाथ शर्मा जो है वो कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने कुछ दिनों तक मोहम्मद गोरी की अधीनता मानकर, उसका मतलब अधीनता मानकर शासन किया था। ठीक है, इसका आधार वो क्या कहता है? इसका आधार वो अजमेर में मिले सिक्कों को मानता है। ठीक है, अजमेर में मिले सिक्कों को मानता है। अब देखो ये जो सिक्के हैं, इन सिक्कों में एक तरफ तो लिखा है पृथ्वीराज, ठीक है,
और दूसरी तरफ लिखा हुआ है मोहम्मद शाम, मोहम्मद शाम। ठीक है। और देखा जाए तो देखो कुछ सिक्कों पर एक तरफ तो कलमा लिखा हुआ है और दूसरी तरफ मां लक्ष्मी का चिन्ह अंकित है। ठीक है। तीसरे प्रकार के भी कुछ सिक्के मिले हैं। इन सिक्कों पर लिखा हुआ है अव्यक्त मेव मोहम्मद अवतार। ठीक है। तो दशरथ गोपीनाथ शर्मा का ऐसा कहना है कि हो ना हो पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के दूसरे युद्ध के बाद में मोहम्मद गोरी की अधीनता मानी होगी और कुछ समय तक उस पर अधीन रहकर शासन किया होगा, जिसका सबूत ये सिक्के हैं। ठीक है। क्योंकि सिक्कों पर दोनों के नाम मिलते हैं, पृथ्वीराज का भी नाम मिल रहा है और मोहम्मद गोरी का भी नाम मिल रहा है। तो ऐसे सिक्के इसी सिचुएशन में हो सकते हैं कि हो ना हो पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी के अधीन रहकर कुछ समय तक शासन किया हो। ठीक है। तो ये सब हो गए पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु से संबंधित मत। ठीक है। अब हम बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान के बारे में, थोड़ी बहुत और फैक्चुअल बातें करते हैं, जैसे इसके दरबारी वगैरह। तो देखो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी, इसके दरबारी कौन कौन हो गए? तो नंबर 1 हो गया विश्वरूप, नंबर 2 विद्यापति, नंबर 3 वागीश्वर, नंबर 4 पद्मनाभ, पद्मनाभ, नंबर 5 पृथ्वीनाभ, और पृथ्वीनाभ को आप चंद्रबरदाई के नाम से जानते हो, पृथ्वीनाभ। ठीक है। और जयानक, जयानक का ग्रंथ है पृथ्वीराज विजय। ठीक है। और नंबर 7 आसाधर, आसाधर। ये कौन हो गए? तो ये सब पृथ्वीराज चौहान के दरबारी हो गए। अब हम बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान की उपाधियां। पृथ्वीराज चौहान की 3 उपाधि आपको देखने को मिलती है। पहली है दल पंगुल, दूसरी है राय पिथोरा, राय पिथोरा, और तीसरी उपाधि इसकी देखने को मिलती है उडाना भगाना, उडाना भड़ाना। ठीक है। दल पंगुल का मतलब होता है विश्व विजेता। ठीक है। राय पिथोरा का मतलब होता है युद्ध में पीठ ना दिखाने वाला। ठीक है। देखो ये जो राय पिथोरा की उपाधि है, इसने तराइन का प्रथम युद्ध जीतने के बाद में हासिल मतलब रखी थी। जो राय पिथोरा की उपाधि है ये इसने तराइन का प्रथम युद्ध जीतने के बाद में रखी थी। ठीक है। उड़ाना बढ़ाना भी इसकी एक उपाधि है, वो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है। और अगर बात की जाए तो देखो पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली में एक किले का निर्माण करवाया जिसका नाम था पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। इसी पिथौरागढ़ दुर्ग को कालांतर में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा तोड़ दिया जाता है। इसको कौन तोड़ता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। और कुतुबुद्दीन ऐबक इस पिथौरागढ़ दुर्ग को तोड़कर यहां पर एक मस्जिद का निर्माण करता है जिसका नाम है कुव्वत उल इस्लाम, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, जो भारत में पहली तुर्की मस्जिद है। तो भारत की पहली तुर्की मस्जिद कौन सी होगी? कुव्वत उल इस्लाम। किसको तोड़कर? पिथौरागढ़ दुर्ग को तोड़कर ये मस्जिद बनाई गई है। ठीक है। राजस्थान की जो पहली तुर्क मस्जिद है वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाई गई है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में एक पाठशाला थी, संस्कृत पाठशाला, जिसका नाम था कंठाभरण। ठीक है। विशल देव के द्वारा ये बनाई गई थी, विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा। तो इस कंठाभरण पाठशाला को तोड़कर यहां पर एक मस्जिद बनाई जाती है जिसका नाम है 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक है। पंजाब साहपीर बाबे का यहाँ पर उर्स लगता है 2.5 दिन का, इसीलिए इसका नाम पड़ा है 2.5 दिन का झोपड़ा। तो कंठाभरण पाठशाला को तुड़वाकर कुतुबुद्दीन ऐबक 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाता है अजमेर में,
और ये राजस्थान की पहली तुर्क मस्जिद है। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखना, कुव्वतुल इस्लाम भारत की पहली तुर्क मस्जिद और 2.5 दिन का झोपड़ा राजस्थान की पहली तुर्क मस्जिद है। दोनों का निर्माता कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक है। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, और अगर देखो बात की जाए तो पृथ्वीराज चौहान की 1192 में मृत्यु हो जाती है। तो पृथ्वीराज चौहान का पुत्र गोविंदराज, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान की 1192 में मृत्यु हो रही है। तो उसके बाद में 1192 से लेकर 1194 तक जो अजमेर का शासक है वो है गोविंदराज। गोविंदराज कौन है? तो पृथ्वीराज चौहान का पुत्र है और ये मोहम्मद गोरी के अधीन होकर शासन करता है। ठीक है, तो 1194 तक ये शासन कर रहा है। फिर पृथ्वीराज चौहान का ही भाई है जिसका नाम है हरिराज। ठीक है, तो हरिराज कौन लगेगा? गोविंदराज का चाचा लगेगा। तो हरिराज 1194 में गोविंदराज को मार पीट कर अजमेर से दौड़ा देता है और गोविंदराज अजमेर से चला जाता है रणथंबोर, और रणथंबोर जाकर ये वहां पर चौहान वंश की नींव रख देता है। ठीक है, तो गोविंदराज के बारे में ध्यान रखना है कि अपने चाचा हरिराज द्वारा निष्कासित किए जाने पर गोविंदराज रणथंबोर आता है और रणथंबोर में चौहान वंश की नींव रख देता है। देखो, जब गोविंदराज को निष्कासित कर दिया जाता है हरिराज के द्वारा, तो इस बात से जो दिल्ली का प्रशासक है मोहम्मद गोरी तो हमला करके वापस चला जाता है गजनी। दिल्ली का प्रशासक वो कुतुबुद्दीन ऐबक को बना के जाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक हरिराज से नाराज हो जाता है और ऐबक जो है वो हरिराज पर आक्रमण करता है और 1194 के अंदर अजमेर पर वो अधिकार कर लेता है। ठीक है, तो अब अजमेर किसके हाथ में आ गया? तुर्कों के हाथ में आ गया। ठीक है, तो ये पूरी कहानी हो गई पृथ्वीराज चौहान से रिलेटेड। ठीक है, इसके बाहर जाने का कहीं पर भी कोई चांस नहीं है। अगर होप आपको आज की क्लास समझ में आई, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, अपने कर्तव्य पथ पर यूं ही बढ़ते रहिए। ओके जी, बाय बाय।